हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था और आज उन्हीं सिलेबस में से एक टॉपिक के ऊपर रहेगी हमारी वीडियो। तो जो टॉपिक हम पिक करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। तो इसके अंदर अगर देखें तो बुक में 3 चैप्टर्स है। एक है हमारे पास विदाउट एडजस्टमेंट्स वाला चैप्टर, एक विद एडजस्टमेंट्स और एक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सो इस वीडियो में भी हम बात करेंगे सिर्फ विदाउट एडजस्टमेंट्स की, जिसके अंदर हमें 2-3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। एक है ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट और दूसरा है हमारे पास बैलेंस शीट। बट ये क्यों प्रिपेयर करने होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको समझते हैं। तो हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस अब अकाउंट्स है तो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस कुछ अकाउंट्स बनाने होते हैं। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है एक इंडिविजुअल पर्सन जो अपना खुद का बिजनेस रन करता है। देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हर साल वो करता है, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमने जब स्टार्ट भी किया था सिलेबस तो हम पढ़ते थे कि पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस तक हमें पता क्या करते हैं। ट्रायल बैलेंस में लेजर के लिए बचे हुए बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं। तो जो बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में रह जाते हैं उनका क्या करते हैं, तो उन्हीं में से हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो बनानी आती है हमारे सिलेबस में? 2 है। एक नंबर 1 इज योर ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। ये अलग अलग ही बनती है बट एग्जाम में फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हमें कंबाइंड ही बनानी होती है। ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में उसको पी&एल बोल देते हैं। सो ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट एक, एंड नंबर 2 इज योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ हम टी शेप बना के उसमें यूज करते हैं बैलेंस शीट को। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनका पर्पस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं और हम बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं। अब हमें अगर ये चेक करना हो कि जो भी मैं बिजनेस चला रहा हूँ प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, तो कैसे पता चलेगा? मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ या लॉस में चल रहा है, तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। सो वहां पे हेल्प करता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किससे हेल्प करेगा? मेरी ट्रेडिंग अकाउंट मेरी हेल्प करता है मेरी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। एंड नेक्स्ट है बैलेंस शीट, वो मेरी हेल्प करता है फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए। किसकी हेल्प से? बैलेंस शीट में मेरे पास एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती है, उनकी हेल्प से मैं फाइंड आउट करता हूं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉफिटेबिलिटी में क्या करेंगे, किस किस तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है। तो प्रॉफिट्स हमारे पास 3 तरह के हैं जो फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से और पी&एल अकाउंट से। फर्स्ट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, या जरूरी प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है। सेकंड इज नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, एंड थर्ड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग लॉस। थोड़ी कि बिजनेस प्रॉफिट में होगा, प्रॉफिट में भी हो सकता है और लॉस में। तो ट्रेडिंग एंड पी&एल की हेल्प से मैं चेक करूंगा कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना हो रहा है, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग लॉस कितना हो रहा है। तो ये चेक करेगा मेरी प्रॉफिटेबिलिटी। बैलेंस शीट में मैं क्या करूंगा? बैलेंस शीट में मेरे पास 2 चीजें होती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये हेल्प करती है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। सो बैलेंस शीट में प्रिपेयर करूंगा अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। कुछ और बातें जो बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट के लिए पता होनी चाहिए फॉर्मेट जानने से पहले, ठीक है। पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मींस एक ऐसा अकाउंट विच इज रिलेटेड टू सेल एंड परचेज, बिकॉज ट्रेडिंग का मतलब ही क्या होता है? सेल एंड परचेज से रिलेटेड। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होती हैं, इनकम्स होती है जो सेल एंड परचेज पे लगते हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। पहली चीज तो ये दिख ही रहा है कि ये एक अकाउंट है, तो अकाउंट जब भी हम पढ़ते हैं लेजर अकाउंट, तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन से नेचर का है, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। तो ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट होता है नॉमिनल नेचर का, नॉमिनल नेचर। तो जब नॉमिनल नेचर का है इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो डेबिट साइड पे आएंगे, जितने भी इनकम्स एंड गेन्स होंगी वो आएंगे हमारी क्रेडिट साइड पे। तो नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कोई इनकम होगी कोई गेन होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और कोई एक्सपेंस होगा कोई लॉस होगा तो उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। ये तो हो गया इसके नेचर के बारे में, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, राइट। उसके बाद ये जो ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट होता है ये पूरे एक अकाउंटिंग ईयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर एन अकाउंटिंग ईयर
ये पूरे अकाउंटिंग ईयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो उसके फॉर्मेट में हम क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड होगा ये होगा 31 मार्च 2022। तो ये पूरे एक साल के लिए बनता है फॉर एन अकाउंटिंग ईयर, इसीलिए इसके ऊपर हेडिंग डालते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ऐसे ही बात करते हैं जो सेकंड स्टेटमेंट बनाएंगे वो है हमारे पास बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर हमने यहाँ पे ट्रेडिंग P&L में तो अकाउंट वर्ड लगाए थे, बैलेंस शीट में अकाउंट वर्ड नहीं लगाया, क्यों? बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होती, ये एक स्टेटमेंट होती है, इट इज अ स्टेटमेंट। पहली बात तो ये कोई लेजर अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, इसमें ना ही हम डेबिट क्रेडिट लिखते हैं और ना ही हमारे पास ऐसे लेजर के कॉलम होते हैं, ना ही हम इसके अकाउंट वर्ड लगाते हैं, क्योंकि ये अकाउंट नहीं, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें दो कॉलम्स रहेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के। दूसरी बात ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बनाई जाती है, पर्टिकुलर डेट पे। इट इज प्रिपेयर्ड मोस्टली एट द एंड, 31 मार्च को ऐसे प्रिपेयर करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। जैसे ही एक अकाउंटिंग ईयर एंड होता है हम उसकी लास्ट डेट पे इसको प्रिपेयर करते हैं। इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो उसकी जो हेडिंग आएगी बैलेंस शीट पर, वो कैसे आती है, बैलेंस शीट एट द एंड की जगह हम उसमें लिखते हैं बैलेंस शीट एट 31 में। यहाँ पे हमने एक साल के लिए बनाया तो लिखा फॉर, और यहाँ पे लिखेंगे हम बैलेंस शीट एज एट लास्ट डेट 31 मार्च 2022। तो इसमें जो ये दो वर्ड्स है एज एट, इसका क्या मतलब हो कि 31 मार्च को ही प्रिपेयर करी जा रही है, और यहाँ पर हमने लिखा था फॉर द ईयर एंड, मतलब पूरे एक साल के लिए बनाई जाएगी। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट के बारे में पता चली। अब इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे अपने फॉर्मेट्स किस चीज के, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के। इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मेट्स रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम इसी के ऊपर करेंगे क्वेश्चंस प्राप्त। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट अलग अलग भी बन सकते हैं, बट जो हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा उसमें ही एक साथ ही बनता है, तो हम एक साथ इसका फॉर्मेट देखेंगे। हेडिंग डालते हैं ऊपर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, तो जिस भी कंपनी के लिए बनेगा उस कंपनी का नाम प्लस जो मैंने यहाँ पे लिखा था फॉर द ईयर एंडेड, ऐसा। सो हेडिंग डालो ऊपर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। लेट्स सपोज ABC का है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ कंपनी का नाम ABC लिमिटेड, और लिखते क्या है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो ये हमें ऊपर फॉर्मेट के ऊपर लिखना होता है। ट्रेडिंग P&L अकाउंट साथ में बनते हैं। ये लेजर अकाउंट है, तो लेजर में दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो आपने स्कूल में ये स्केल पेंसिल से प्रॉपर बनेगा फॉर्मेट आपका। ऊपर हेडिंग डालते हैं साइड पे डेबिट, और ये साइड होती है आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। इसमें चार कॉलम्स बन जाएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, दो कॉलम डेबिट में और दो कॉलम क्रेडिट साइड पे। पर्टिकुलर अमाउंट्स के रुपीस का सिंबल बना देते हैं। क्रेडिट साइड में सेम दो कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इसको करते हैं फिर से क्लोज। अब ये है हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैं यहाँ लिखूंगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बताया मैंने, इट इज रिलेटेड टू सेलिंग एंड परचेज एंड सेल से रिलेट करता है। तो जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम गुड्स को बना भी सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। तो जरूरी थोड़ी कि अगर मैंने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरे को कुछ सामान खरीदना नहीं, मैं खरीद भी सकता हूँ, मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो पिछले साल अगर बिजनेस चलता आ रहा है कॉन्टिन्यूसली, मैं इस साल की बात करूँ बट मेरा बिजनेस 2-3 साल से चल रहा है, तो लास्ट ईयर का जो स्टॉक नहीं सेल हो पाया था वो बच गया, तो इस साल का वो ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपके पास क्या चीज होगी, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे मैं लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक मींस वो स्टॉक की वैल्यू जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया आपके पास पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे प्रोसेस के डाले मैंने, ये फॉर्मेट है तो जस्ट अमाउंट के लिए स्पेस है। उसके बाद अब ये तो हो गया जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ, फिर मैंने कुछ सामान खरीदा, तो जो सामान खरीदते हैं वो परचेजेस, और नेचर क्या होता है परचेजेस डेबिट में आती है, एक्सपेंस है,
तो परचेजेस, और इनर कॉलम में अमाउंट क्यों लिखा है इसका मैंने, बिकॉज जरूरी थोड़ी कि जितना सामान खरीदा सब यूज हो ही जाएगा, कुछ डिफेक्टिव हो सकता है, मेरे को वापस करना पड़ सकता है। तो परचेजेस में से जो सामान मैं वापस करूंगा उसे हम क्या बोलेंगे, परचेजेस रिटर्न्स। परचेजेस रिटर्न, परचेज करे हुए सामान में से रिटर्न्स जो कर दिया वो माइनस करके लिख देंगे हम बाहर। तो यहीं से एक फॉर्मूला डिराइव हो गया क्या, नेट परचेजेस का। कौन सा, पहली इंपॉर्टेंट बात आ गई, नेट परचेजेस। नेट परचेज मतलब सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट परचेज लिखा था, बट परचेज किसी भी तरह से हो सकती है, कैश परचेज भी और क्रेडिट भी। कुछ सामान आपने कैश में खरीदा होगा, कुछ क्रेडिट उधार पे। तो परचेजेस में आपने लिखना है कैश परचेजेस भी हो सकती हैं, प्लस उधार वाली परचेजेस भी हो सकती हैं, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, और जरूरी थोड़ी कि सारा सामान जो खरीदा मिल जाएगा, कुछ वापस भी करना पड़ सकता है। इसमें से माइनस कर दो आप परचेजेस रिटर्न्स, वहां पे लिखवा रखे हैं, उसका एक और नाम होता है रिटर्न्स आउटवर्ड्स। अब ये रिटर्न्स आउटवर्ड बनी कैसे, मैंने जब गुड्स को खरीदे तो खरीद के मैं अपने पास लाया इन, बट उसमें जब मैं सामान वापस करता तो मेरे फर्म से जाएंगे बाहर आउट, तो इसीलिए परचेजेस रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न्स आउटवर्ड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया परचेजेस रिटर्न, यहाँ लिख दिया रिटर्न आउटवर्ड, ताकि आपको दोनों नाम समझ में आए। तो टोटल कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज अगर आप वापस कर देते हो सामान, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम नेट परचेज। ठीक है, अब हुआ क्या, ये आ गया आपके पास ओपनिंग स्टॉक, ये आ गया आपके पास परचेज, कुछ सामान पड़ा हुआ था, कुछ आपने और खरीदा। उसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बस शॉर्ट में खत्म कर देंगे इसको। क्यों, बुक में जाओगे तो बहुत सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट है, बट मैं लिखने बैठूंगा यहाँ पे तो पेज भर जाएगा, और आपको एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, वो याद थोड़ी करना है, हमें सिर्फ समझना है कि कौन कौन से होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, बहुत सारी लिस्ट होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या, गुड्स को बनाते टाइम, प्रोडक्शन करते टाइम, फैक्ट्री में कौन से एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कोई इनवर्ड्स है जो परचेजेस आप लग कर आते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ऐसे एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ अ गुड, एक गुड को बनाते टाइम, प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री पे लग रहे हैं, या फिर ऐसे एक्सपेंसेस जो परचेजेस पे लगते हैं। ओके, अब इनके डिटेल्स क्या क्या है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम क्या क्या चीजें लग सकती हैं। फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं लेबर, उनको मैं देता हूँ वेजेस, तो वेजेस मेरा क्या है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री में और जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, पावर यूज होती है, कोल पे मशीन उनको रन करने के लिए क्या यूज होती है, पावर, फ्यूल, कोल, गैस, ये सब मेरे फैक्ट्री के चार्जेस हो गए। और परचेजेस में कौन सा आते हैं, कोई भी सामान जो मैं खरीद के लाया उसके ऊपर जो मुझे एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन और चार्जेस देने पड़ते हैं, वो होते हैं परचेजेस वाले एक्सपेंस। उसमें जितने भी इनवर्ड्स वाले आपके पास नाम आएंगे, कैरेज इनवर्ड्स और फ्रेट इनवर्ड्स, तो ये सब होते हैं मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसकी भी कुछ वैल्यू होगी। यहाँ पे आपको हेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं डालना है एग्जाम में, जो जो आपके एक्सपेंसेस के नाम आएंगे वो यहाँ पर आप लिखते रहोगे और उनके अमाउंट आ जाएंगे यहाँ पे। अब हुआ क्या, ये हो गया मेरे ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैंने क्या किया, अपना स्टॉक देख लिया, परचेज कितना कर लिया, और उसके ऊपर जो मुझे एक्सपेंसेस देने पड़े। अब जो सामान बन गया है या मैंने खरीद लिया, उनको मार्केट में मैं करूंगा सेल, तो सेल्स आ जाएगी, सेल परचेजेस थी इधर, तो सेल्स आएगी इस साइड पे, बाय सेल्स। अब ये भी जरूरी नहीं है कि जितना सामान मैंने सेल किया सारा का सारा सेल हो जाएगा, कुछ कस्टमर्स कुछ इनको लगेगा डिफेक्ट है कुछ, तो मुझे वापस भी कर देंगे। तो सेल्स में से माइनस करते हैं हम सेल्स रिटर्न्स का अमाउंट, जितने मेरे पास सामान वापस आ गया, सेल्स रिटर्न्स। ये माइनस करने के बाद जो बाहर आंसर आएगा उसे हम बोलते हैं नेट सेल्स। तो एक और चीज डेराइव हो गई, जैसे नेट परचेजेस था वैसे ही नेट सेल्स भी होता है। अब बात फिर से वही है कि जरूरी नहीं कि सारा सामान मैंने कैश में बेचा होगा, हो सकता है कुछ सामान उधार में बेचा होगा, तो दोनों ही इसी में इंक्लूड होती हैं, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स और माइनस कर दो सेल्स रिटर्न्स। अब समझना, यहाँ पे मैंने सेल्स रिटर्न लिखा है, इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न्स इनवर्ड। ये समझा भी देता हूँ क्यों होता है इसका नाम रिटर्न इनवर्ड्स। आपने सामान बेचा तो सामान आपकी फर्म से चला गया बाहर, अब कोई कस्टमर वापस करेगा सामान आपके पास इन आएगा, तो ऐसा सामान जो इन आ गया उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। तो दो नाम याद रखने हैं, परचेजेस वाला रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स वाला रिटर्न इनवर्ड्स। तो यहाँ से आ गया।
अब समझो क्या जरूरी है इस साल जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ता है, जितने के मैंने गुड्स बनाए वो सारे के सारे बिक जाएंगे? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कुछ सामान बच भी तो जाता है। क्या आज सामान मैंने बनाया सारा आज ही बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा। कुछ सामान बचेगा, तो जो बचा हुआ सामान है उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये था सारा सामान जो मैंने बनाया या खरीदा, ये उसमें मैंने बेच दिया, बट जरूरी थोड़ी सारा बिकेगा, कुछ सामान बचा, तो जो सामान बच गया उसको मैं क्या बोलूंगा? क्लोजिंग स्टॉक। यहां लिख दिया मैंने क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने बात कर दी क्यों बनाते हैं, ये बनाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। ट्रेडिंग वाला पार्ट खत्म, जिसके बाद सीखेंगे पीएनएल। बट ट्रेडिंग में हमने पढ़ा था हमें प्रॉफिट्स होते हैं कुछ, तो पहला हमने पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता क्या वो समझते हैं। एक गुड को मैंने बनाया 100 रुपीज में और सेल कर रहा हूँ 150 में, सिंपल आंसर आ गया। 100 रुपीज का बनाया 150 में बेचा, तो बीच का जो 50 रुपीज मार्जिन है वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। मींस एक गुड्स को बनाने में और बेचने के बीच के मार्जिन को हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, कब होगा? कि मैं बना रहा हूँ एक गुड को 100 रुपीज का, बट किसी वजह से वो 100 का या 150 का नहीं बिका, मुझे उसको कम में बेचना पड़ा। मैंने उसको बेचा 80 में, 100 की चीज बनाने में लगी बट बेच दिया 80 में, तो 20 रुपीज का क्या हो रहा है मेरे को? ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। करना क्या आपको? ये आपका ट्रेडिंग अमाउंट फिनिश हो गया। यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस में अमाउंट होंगे वो हम फिल कर देंगे। तो जो भी साइड आपकी ज्यादा आएगी, मान लो कि मेरे पास ये साइड ज्यादा आ गई, तो मैंने यहाँ पर उसका अमाउंट लिख दिया और मुझे दूसरी साइड में उतना ही अमाउंट लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें टैली तो करना ही है। बट इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये साइड ज्यादा आ रही है, ये साइड कम आ रही है, दैट मींस यहाँ पे मेरे पास बच रहा है कुछ बैलेंस। तो डेबिट में अगर आपके पास बैलेंस बचेगा तो वो होता है आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट। एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। आप यहाँ पे लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ब्रैकेट में ऐसे सीडी। कैरी डाउन मतलब ये ट्रेडिंग से आया है, अभी इसको आप पीएनएल में ब्रॉट डाउन करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे, और इसके साथ में बनाया तो एक स्टार। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर अगर बचता है बैलेंस, लेट्स सपोज मेरे पास डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट का बैलेंस है कम, तो जो क्रेडिट में बैलेंस बचेगा वो हो जाएगा मेरे लिए ग्रॉस लॉस। लेकिन ध्यान रखना कि एक टाइम पे एक ही चीज होगी। क्या मेरे बिजनेस को ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस दोनों साथ में होंगे? नहीं, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर बना दिया स्टार कि दोनों में से कोई एक ही चीज हैपन करे। अब क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट अगर इधर होगा तो मैं उसको इधर ट्रांसफर करूंगा, ग्रॉस लॉस इधर होगा तो मैं उसको करूंगा इधर ट्रांसफर। तो मान लो मेरे को हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, तो मैंने यहाँ लिख दिया ट्रांसफर करिए। ऐसे एरो नहीं बनाना, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। वहां पर कैरी डाउन था, यहाँ पे बीडी ब्रॉट डाउन, यहाँ से मैंने ब्रॉट डाउन किया। अब ऊपर थे सारे परचेजेस वाले एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपको अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट वाले तो उनको लिखोगे आप डेबिट में। ऐसे एग्जाम में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखना, बहुत सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट आएगी वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे उनको लिखोगे आप डेबिट साइड पे, और जो इनडायरेक्ट इनकम्स होंगी उनको लिखोगे क्रेडिट। ये हमने पढ़ा था रूल, नॉमिनल है, एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। अब इनके कुछ भी अमाउंट्स होंगे वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। लेकिन समझ लेते हैं यहाँ पर थे हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगली चीज जो आती है वो है आपके पास पॉइंट समझने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वाले एक्सपेंसेस है डायरेक्ट वाले कौन से? जो मैन्युफैक्चरिंग से परचेज से रिलेटेड थे। तो अब ये वाले कौन से होंगे? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेलिंग, ऑफिस में जो यूज होते हैं ऐसे एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस को रन करने के लिए जो यूज होते हैं ये सब चीजें, और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स कौन कौन से वो सब देखते हैं। तो सेलिंग करते टाइम लेट्स सपोज कोई पर्सन जिसको मैंने हायर कर, मैंने बोला आपको मैंने गुड सेल करा दिया, तो वो मुझसे कमीशन मांगेगा, तो मैं किसी को भी कमीशन देता हूं, तो वो किस तरह का एक्सपेंस है? सेलिंग एक्सपेंस मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कमीशन हो गया, किसी को मैंने कमीशन दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस को रन करने के लिए ऑफिस में जो जो खर्चे यूज हो रहे हैं, लेट्स सपोज बिजनेस वालों को मैं सैलरीज देता हूं, जो मेरे पास फैक्ट्री में लोग काम करते थे उनको मैं वेजेस देता हूं, जो ऑफिस में बैठ के लोग काम करते हैं उनको दी जाती है सैलरीज, ओके। और ऑफिस में क्या क्या खर्चे और होते हैं? ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या आपके लिए इंटरनेट एक्सपेंस है। फैक्ट्री में भी यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी, बट उसको हम बोलते हैं पावर। तो पावर फ्यूल होंगे तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, बट इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ होगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑफिस की जो बिल्डिंग है, ऑफिस का आपको रेंट देना पड़ता है तो वो भी आपका ऑफिस एक्सपेंस है। और ऑफिस में क्या क्या चीजें होती है? स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी का सामान आ रहा है ऑफिस के लिए, किसी को कोरियर भेजी जा रही है, पोस्टेज भेजी जा रही है, स्टैम्प्स खर्चे होते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स ये सब होगा, प्लस कुछ एडिशनल खर्चे जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन। ये भी तो एक तरह का खर्चा ही है, मेरे एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है
तो ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कुछ कस्टमर से मुझे पैसे लेने होते हैं बट वो नहीं देते, लॉस हो गया, बैड डेट्स, ये भी मेरे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैंने बैंक से भी लोन लिया है, मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, तो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, है ना। मेरे वेयर हाउस में आग लग गई, चोरी हो गई, बिल्डिंग गिर गई, अर्थक्वेक आ गया, तो मेरे को लॉस हो गए, लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट। तो ये सब तरह के जो मेरे लॉसेज हैं, इन सारे एक्सपेंसेस को मैं बोलता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होगी? मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल गया, तो इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट होगी। मैंने किसी के गुड्स बिकवा दिए, किसी से कमीशन लेना था, कमीशन मुझे जो मिलेगा, कमीशन रिसीव, वो इधर आ जाएगा। तो कमीशन में और रेंट्स में मैं कुछ डिफरेंस बताता हूँ। अगर तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ वर्ड कमीशन या सिर्फ वर्ड लिखा हुआ रेंट, तो आपके लिए एक्सपेंस है जो मैंने अभी आपको बताया, तो आप यहाँ पे लिखो। बट कभी कभी क्वेश्चन में आपको अलग से लिखते हैं कमीशन डेबिट भी लिखा हुआ होगा, कमीशन क्रेडिट भी, कभी कभी ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा डेबिट और कभी कभी ब्रैकेट में लिखा होगा क्रेडिट। तो जितनी भी चीजें डेबिट वाली होंगी मतलब वो एक्सपेंसेस है, और जितनी भी चीजें क्रेडिट वाली हैं वो इनकम्स होगी। तो कभी कभी सेम नाम के दो अमाउंट्स भी हो सकते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो उसमें डिफरेंशिएट हम कर लेंगे, डेबिट वाले एक्सपेंसेस, क्रेडिट वाले इनकम्स। अब जैसे हमने ट्रेडिंग में किया था टोटलिंग करके, वही सेम काम हमें करना है पीएनएल में। दोनों साइड का टोटल करेंगे। ऐसा मान लो कि इधर का अगर ज्यादा आता है, तो जो भी साइड का टोटल ज्यादा आता है आप वही अमाउंट दोनों साइड लिख देते हो। तो दैट मींस अगर मैं बताऊं कि इस साइड ज्यादा आ रहा है तो मेरी इनकम साइड ज्यादा है ना, और एक्सपेंस साइड कम। तो ये भी समझा रहा हूं कि नेट प्रॉफिट डेबिट में क्यों बचता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्रेडिट में क्यों बचता है। अगर मेरी इनकम साइड ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, मतलब मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा मेरे लिए नेट प्रॉफिट। अब ये जाएगा कहाँ? जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट का मैंने सीडी क्यों लिखा है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट से पीएनएल अकाउंट में। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करते हैं अपनी कैपिटल में। वो जब बैलेंस शीट देखेंगे तो सीखेंगे। तो इसके आगे हम लिखोगे नेट प्रॉफिट टीएफ मींस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, और इसके साथ भी बना दिया मैंने स्टार, क्योंकि या तो मेरे को ये होगा या फिर नेट लॉस। अब मान लो कि ऐसा साइड देखते हैं कि मेरे पास एक्सपेंस साइड ज्यादा है और इनकम साइड का मतलब मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्या होगा, नेट लॉस। तो अगर नेट लॉस होगा वो भी ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। तो जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वाला पार्ट आएगा वो हम सीखेंगे आगे बैलेंस शीट में। यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट का यूज हो गया फिनिश। ट्रेडिंग अकाउंट से हम निकालते हैं या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसको ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में, वहां से हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसके बाद क्या करना है नेट प्रॉफिट का, वो सीखेंगे हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। ट्रेडिंग पीएनएल से जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी मैं यहाँ पे लिखी है। नेट परचेजेस क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, और नेट सेल्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। इसके बाद देखते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सो अभी हमने अपना ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट फिनिश किया और लास्ट में पीएनएल में बैलेंस बच गया था हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का, जो कि हम अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कैपिटल का कॉलम होता है उसमें ट्रांसफर करते थे। बट इससे पहले हम अपना बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करें, उसका फॉर्मेट देखें, हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट के कौन कौन से दो फॉर्मेट्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। बैलेंस शीट हम दो फॉर्मेट से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और दूसरा है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। हेडिंग डालते हैं बैलेंस शीट, क्या क्या दो फॉर्मेट बताया मैंने, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और सेकंड है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ठीक है, लिखते लिखते समझ में आ गया। परमानेंस वर्ड बना है परमानेंट से। परमानेंट मतलब ऐसी चीजें जो परमानेंटली हमारे बिजनेस में रहती है। तो अगर आप फॉलो कर रहे हो ऑर्डर ऑफ परमानेंस, तो जो चीजें आपके बिजनेस में परमानेंटली है, लाइक एक साल से ज्यादा, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा के लिए रहती है, चाहे वो एसेट साइड पे हो चाहे वो लायबिलिटीज पे, आप पहले उनको लिखोगे। अगर लिक्विडिटी का मतलब समझ आता है, लिक्विडिटी होती है ऐसी चीज जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मल टर्म में समझा जाए तो ऐसी चीजें जो आपके बिजनेस में एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए रहेंगे, मींस शॉर्टर टाइम के लिए रहेंगे, आप पहले उनको लिखोगे, चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो लायबिलिटी हो। ठीक है, तो हम ऑर्डर ऑफ परमानेंस से भी फॉर्मेट सीखेंगे, और जब तक आपको एग्जाम में स्पेसिफाइड नहीं होता आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो। मोस्टली हम परमानेंस यूज करते हैं बिकॉज परमानेंस में लायबिलिटीज में हम कैपिटल वाली चीज सबसे ऊपर लिखते हैं, और हमारी हैबिट पड़ जाती है कैपिटल लिखा, फिर उसमें ड्राइंग बैलेंस करी और जो बचा हुआ नेट प्रॉफिट था वो यहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो मोस्टली हम परमानेंस ही यूज करते हैं जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होता। अगर होगा तो जो बोलेंगे वो प्रिपेयर कर लेना। अब देख लेते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। जिस भी कंपनी की होगी उस कंपनी का नाम लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ, हमने एबीसी लिमिटेड पढ़ रहे थे, सो बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड ये पर्टिकुलर डेट पे बनती है। तो बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022, बिल्कुल लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर पे बनाई जाती है।
लेजर अकाउंट की तरह ही होता है, बट ये लेजर अकाउंट नहीं होता, तो इसीलिए इसके जो कॉलम्स है उनके ऊपर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ होता और पर्टिकुलर्स भी नहीं लिखे होते। इसके जो दो कॉलम्स होते हैं वो है लायबिलिटीज कॉलम और उसके सामने उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट का कॉलम। तो अमाउंट के लिए आप एएमटी भी लिख सकते हो, अमाउंट भी लिख सकते हो और रुपीस का साइन भी बना सकते हो, मींस कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट है। सेम चीज ऐसे एसेट्स और दूसरा कॉलम बनेगा एसेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वाले अमाउंट्स, वो अमाउंट का कॉलम होगा। तो डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना क्योंकि ये कोई लेजर अकाउंट नहीं है, इसके दो कॉलम्स के नाम है लायबिलिटीज और एसेट्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस की। तो जो चीजें मेरे बिजनेस में परमानेंटली रहेंगी मैं पहले उनको पोस्ट करूं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास जो सबसे ऊपर चीज रहती है वो है नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज होती हैं जो बिजनेस में मेरे एक साल से ज्यादा के लिए रहती हैं, करंट नहीं है ना, मतलब एक पीरियड के लिए नहीं है। सो नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब सबसे पहली चीज आती है मेरे पास कैपिटल। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो बिजनेस में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी होती है, बट ये हम बिजनेस के लिए बना रहे होते हैं अकाउंट्स। तो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है ना कि कभी भी बिजनेस अगर बंद होता है तो बिजनेस के ऊपर बर्डन है कि उस बिजनेसमैन पे कैपिटल वापस पे करनी। हम पढ़ते थे स्टार्टिंग में कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट लीगल एंटिटीज है। हम अकाउंट्स बिजनेसमैन के लिए नहीं बिजनेस के लिए बनाते हैं। तो कैपिटल तो आप बोलोगे वैसे फायदे की चीजें, बिजनेस रन करने में हेल्प करेगा, एसेट्स मैनेज है, बट वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है बिकॉज ये बिजनेस को वापस पे ऑफ करनी होती है बिजनेसमैन को, ठीक है। तो कैपिटल का अमाउंट जो है हम लिखेंगे इनर कॉलम। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन अगर कुछ पैसे इसमें से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल खर्चों के लिए, पर्सनल यूजेस, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो वो इसी पैसे में से विड्रॉ करेगा और अमाउंट को माइनस कर देंगे। फिर हमारे पास पीएनएल में इधर नेट प्रॉफिट बचा था, इधर नेट लॉस बचा था, वो भी हम यहीं पे लेते हैं। तो अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो उसको आप कर दोगे ऐड नेट प्रॉफिट, अगर नेट लॉस होगा तो उसको कर दोगे माइनस। और ये बात ध्यान रखना, एक बिजनेस में दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती, या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा, ठीक है। आप कोई इनकम टैक्स देते हो, आपने जो इनकम जनरेट करी उसका टैक्स दोगे तो वो भी इसमें से माइनस होता है। और अगर आपने अपनी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसका प्रीमियम दे रहे हो तो वो भी इसी में से दोगे, बिकॉज वो एक ड्राइंग्स की तरह काम करेगा। आप अपने पर्सनल यूज के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है, सो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया तो वो भी आप इस कैपिटल में से ही पे करोगे। तो मतलब ये ड्राइंग्स की तरह है, तो ड्राइंग्स माइनस होंगे तो ये सब भी माइनस होंगे और नेट करने के बाद आ जाएगी बाहर मेरे पास बची हुई कैपिटल। तो इसको मैंने नॉन करेंट में क्यों लिखा? क्योंकि ये जो कैपिटल है ये खत्म थोड़ी हो जाएगी इस साल, अगले साल बिजनेस चलेगा तो ये कैपिटल मैं अगले साल यूज करूंगा। तो इसलिए इसको मैंने लिखा नॉन करेंट लायबिलिटी में ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से। और मैंने बैंक से भी लोन ले रखा है लॉन्ग टर्म, जो एक साल में नहीं 2 3 4 5 साल में पे करना है लॉन्ग टर्म लोन, तो ये भी नॉन करेंट मेरे पास लायबिलिटी है। तो ये परमानेंट वाली चीज है इसलिए मैंने इनको ऊपर लिखा। फिर अगर बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की, जो मेरे पास बिजनेस में एक साल के लिए रहने वाली है, एक साल के अंदर फिनिश हो जाएगी, तो वो कौन कौन सी होती है? मैंने बैंक से कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी, पहले से पैसे विड्रॉ करके लिए हुए, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्स पेबल है जो 2 या 3 महीने में मेरे को पेमेंट कर देंगे। क्रेडिटर्स जिनको मैंने पेमेंट्स करनी है, बिल्स पेबल्स एंड क्रेडिटर्स, ये वो हो गए, ठीक है। कोई सैलरीज है आउटस्टैंडिंग जो मुझे एक साल के अंदर पे करनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो ये सब चीजें मेरे लिए एक बिजनेस अकाउंटिंग ईयर के लिए रहती है, एक साल के अंदर पे ऑफ कर देता हूं। वापस बात करते हैं अपने एसेट्स कॉलम पे आते हैं। तो एसेट्स में मुझे परमानेंट वाला ही यूज करना है, जो चीजें परमानेंटली मेरे बिजनेस में रहेंगी पहले मैं उनको लिखूंगा। तो वो कौन होते हैं मेरे पास? नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर बहुत सारे और होते हैं फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, हम उनको डीप में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एक फुल फ्लेज में बड़े-बड़े बात कर रहे थे कि कौन कौन से नॉन करंट एसेट्स होते हैं। सबसे पहला जो मेरी बिल्डिंग है ऑफिस की, वो परमानेंट है, ये तो है नहीं कि हर एक महीने में हर 6 महीने में चेंज कर दूंगा, एक टाइम तक चलती रहेगी। बिल्डिंग हो गया, मेरे पास फर्नीचर होते हैं, मेरी फैक्ट्री में कोई प्लांट एंड मशीनरी लगे हुए हैं, तो ये सब मेरे फिक्स्ड एसेट्स है, परमानेंट है, नॉन करंट है ना। और मेरी कंपनी की गुडविल है, वो कई सालों तक मेरे को हेल्प करेगी ग्रो करने में। मेरे कुछ गुड्स है जिनको मैंने पेटेंट्स करा रखे हैं, ट्रेडमार्क्स करा रखे हैं, कॉपीराइट्स है, तो ये सब मेरे कौन है? नॉन करंट एसेट्स। अब बात करते हैं करंट एसेट्स कौन से जो एक साल में यूटिलाइज हो जाते हैं, या फिर उनको मैं बोल सकता हूँ लिक्विडिटी के हिसाब से वाला, कि मैं लिक्विड वाली चीजें नीचे लिखता हूँ और परमानेंट वाली चीजें ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि ये परमानेंट वाला ऑर्डर है ना। तो नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हो गए मेरे पास? जो मैं डेली कैश यूज करता हूँ, कैश इन हैंड, जो कैश मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, कैश एट बैंक। डेटर्स जिन्होंने मुझे एक साल के अंदर पैसे दे देने हैं, बिल्स रिसीवेबल, वो बिल्स जो मुझे 3 महीने के अंदर पेमेंट मिल जाएगी,
बिल्स रिसीवेबल, मेरा जो स्टॉक है 1 साल के अंदर बिक जाएगा वो स्टॉक हो जाता है ना, बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक। तो इन सब के अमाउंट्स हम लिख देंगे जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो फॉर्मेट है जस्ट यहाँ पे क्रॉसेस बनाए हुए मैंने। और आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये हेडिंग्स डालनी है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। जस्ट आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बताया कि ये परमानेंट वाला फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हैं। तो परमानेंट चीजें मैंने ऊपर लिखी हुई है और फिर नीचे लिखी हुई है कम चीजें जो परमानेंटली नहीं रहेंगी, एक अकाउंटिंग ईयर से पहले फिनिश रहेंगी, एक अकाउंटिंग ईयर तक ही रहेंगी, शॉर्टर पीरियड के लिए रहती है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को बनाना है लिक्विडिटी के हिसाब से बैलेंस शीट, तो कुछ नहीं करना आपने, ये जो करंट एसेट्स वाली चीजें हैं ये लिख देना ऊपर, नॉन करंट लिख देना नीचे। लायबिलिटीज में क्या होगा, करंट लायबिलिटीज वाली चीजें लिख देना ऊपर और नॉन करंट वाली लिख देना नीचे, दैट्स इट। तो दोनों साइड ही क्या करनी चाहिए, हमारी टोटल मैच करनी चाहिए, बिकॉज इसके बाद क्वेश्चन खत्म है। हम लास्ट में पढ़ा था कि हम 3 ही चीजें बनाते हैं इस चैप्टर में, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो अब हमने स्टार्टिंग में क्या करते थे, जनरल था, फिर लेजर था, लेजर के बचे हुए बैलेंस ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते थे, ट्रायल बैलेंस के बचे हुए बैलेंस हमने यहाँ पर पोस्ट करते थे। बट इसके बाद सोल प्रोप्राइटर को कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं करनी, ठीक है। तो बैलेंस शीट में क्या करना चाहिए आपको, आपकी जो लायबिलिटीज हैं और जो आपके एसेट्स का अमाउंट है दोनों टैली करने चाहिए, इक्वल आना चाहिए, मैच करने चाहिए। अगर तो ये इक्वल आ रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैच नहीं कर रहा मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, कहीं पे कुछ गलती करी, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कोई बैलेंस बचेगा। ट्रेडिंग में बैलेंस बचता था ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल में बचता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचेगा। इसका नाम ही क्या है, बैलेंस शीट। एक ऐसी शीट जो कि लास्ट में बैलेंस कर जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो इस वीडियो में हमने पूरा डिस्कस कर लिया, क्या ट्रेडिंग अकाउंट होता है, क्या पीएनएल अकाउंट होता है, क्या बैलेंस शीट होती है। फॉर्मेट्स हमारे को सारे समझ में आ गए हैं। दोबारा से एक बार वीडियो को देख लेना, अगर नहीं समझ में आते हैं तो कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम इजी फॉर्मेट्स के ऊपर करेंगे क्वेश्चंस।